हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवीन सिंह स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही बीपीएससी के रिगार्डिंग। राइट। तो अभी तक हमने इस टेस्ट सीरीज के इस सेट के जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, इसके आगे हम आगे करने जाएंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली बीपीएससी का बहुत धरना प्रदर्शन रहा है, बहुत तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ये तो पहली मांग तो हो गई है। अब बच्चों की दो मांगे और हैं, तो अब उन मांगों पर देखो सरकार आयोग क्या करता है, सरकार क्या करती है, देखते हैं। वैसे बच्चे आज तो शायद सुनने में आया कि मीटिंग है चेयरमैन के साथ बच्चों की, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये मांगे भी पूरी कर ली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा सभी बच्चों के लिए। ठीक है। जो बच्चे जैसे कि फॉर्म नहीं ओपन कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि जैसे प्रदर्शन में जो चोटिल हो गए, उनको थोड़ा सा समय चाहिए राइट ठीक होने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत बेटर रहेगा ना। तो हम रेगुलर बेस पर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। देखो आप बच्चों जो लोग सही हैं, सही सलामत हैं, वो तो अच्छे से टेस्ट सीरीज करते जाइएगा। पढ़ाई पे बिल्कुल वो मत करिएगा। ठीक है। और मैंने एक चीज़ देखा कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर किया करें। रेगुलर बेस पे चल रही है बढ़िया तरीके से, अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। एक एक क्वेश्चन करेंगे, आंसर बताइएगा जो भी आपका सही है राइट। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बताइए कि जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी अनुसूची है जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बताइए, तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं? हाँ बताइए, सभी लोग कमेंट करते जाएं और बताते जाएं और अपने मन में सोचें। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर हो सकता है? तो देखो, संविधान की पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से विभिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी सूची में है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इसका आंसर बताएं कि जो बहुत सारे राज्य हैं, तो उसमें क्या हो सकता है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल, पांचवी अनुसूची इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची इज द राइट आंसर। मैंने क्या बताया कि पांचवी अनुसूची में मैंने पढ़ के भी बता दिया था कि संविधान की जो पांचवी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से विभिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। ठीक है, ये बताया मैंने। ठीक है। तो दोनों चीजें उसमें प्रशासन और नियंत्रण की बात करी है, देखो। तो अनुसूची पांच में है। अब छठी अनुसूची क्या कहती है? तो छठी अनुसूची कहती है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ओनली प्रशासन के बारे में उपबंध अगर देखी जाए तो वो छठी अनुसूची में। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 क्या बोल रहा है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, सदनात्मक व्यवस्थापिका, और या फिर वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रिटिश की संसद लिखित संविधान में के अभाव में संप्रभुत्व निकाय है। ठीक है। जबकि भारत की संसद की शक्ति एवं प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है। दोनों चीजों को समझो। जो ब्रिटिश की संसद है क्या है, जो ब्रिटिश की संसद है या ब्रिटेन की संसद है, वो किस प्रकार की संसद है? तो ब्रिटेन की संसद है वो लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है। ठीक है। ये कैसी है? ये संविधान जो लिखित है उसके लिए संप्रभु निकाय है, एक तरीके से कैसा निकाय है? संप्रभु निकाय है। ठीक है। बट जो भारत की संसद है, राइट, भारत की संसद की शक्तियां और कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है। ठीक है। दोनों में जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और जो जैसे जैसे कि जो भारत की संसद है उसकी जो शक्तियां हैं, कार्य प्रणाली है, उनकी क्या है, सबकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसकी न्याय समीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये न्यायिक समीक्षा एक अंतर वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना, समझना, समझाने की तो कोशिश मैं पूरी करूंगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं और कोशिश करूंगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए? देखो प्रत्यक्ष बंदीकरण, क्या वर्ड आया? प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष, हाँ जल्दी कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दो, प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत ये किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी कितने दिन बनाया जा सकता है? तो उसको बनाया जा सकता है 3 माह। 3 मंथ इज द राइट आंसर, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत की महान्यवादी की, सॉरी, कैग की, सीएजी की, नियंत्रक एवं महापरीक्षा लेखक, या एक राज्य का राज्यपाल, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों की करता है, इन सारे लोगों की। महान्यवादी की भी करता है, ठीक है, सीएजी की भी करता है और राज्यपाल की भी करता है। तो डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, देखो सिंपल क्वेश्चन था, बन गया। तुरंत के तुरंत 55 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकसभा लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? देखो किसकी बैठक है? लोक लेखा समिति। भाई लोक लेखा समिति से एक आध क्वेश्चन फंस ही जाता है भाई, जरूर याद रखो, लोक लेखा समिति है, इसकी बैठक होती है, उसमें कौन उपस्थित रहता है? भारत के महान्यवादी, महाधिवक्ता, या सीएजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी आंसर बताएं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। तो भाई लोक लेखा समिति में जो उपस्थित रहते हैं वो सीएजी रहते हैं, क्योंकि वही लेखा जोखा देखते हैं पूरा, है ना? तो टैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसने भी सीएजी बताया है एकदम करेक्ट आंसर। अब अगर तुम्हें सीएजी के बारे में बताएं तो सीएजी क्या है कि इसके कर्तव्य के बारे में वर्णन करता है, तो सीएजी के जो कर्तव्य हैं वो किस में आ जाते हैं? सीएजी 149 में। कर्तव्य एवं शक्तियां आ जाती है उनके 149 में, ठीक है। और सीएजी किस में आते हैं? 148 में, तो याद रखिएगा। सीएजी के, देखो सीएजी के बारे में है वो 148 में, उनके कर्तव्य एवं शक्तियां होंगी 149 में। आर्टिकल्स बताया मैंने एक दोनों, याद रखना है इनके आर्टिकल्स। ओके, इसी में जो कर्तव्य और शक्तियां हैं इसी में आ जाता है संसद की लोकसभा लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, जो भी उनकी कार्य शक्ति है। अगला ये है, ये क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन खुद करिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन को देख लें और कर लें। इसके बाद 57 का, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का में सदन का नेता। भैया कौन, ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वो है कि मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राइट, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। देखो ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो तो वो लोकसभा में भाग ले सकता है, लेकिन वो मंत्री बनाया गया तो लोकसभा में वो भाग ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, 57 का आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, भाई वही तो भाग ले सकता है कि उसे मंत्री बनाया गया हो, राइट, और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा हो? वो राज्यसभा से बिलोंग कर रहा हो, तो वो लोकसभा की जो भी मीटिंग होगी या कार्यवाही होगी, राइट, सॉरी कार्यवाही, उसमें क्या करेगा? भाग ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? हाँ। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, देखो कौन सा वार्षिक संघीय बजट किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाएगा? नहीं भाई, ये नहीं होगा। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाएगा? ये भी बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देगा, एकदम करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपने एक सेकंड, हाँ, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपने जो मंत्रिपरिषद है उनका त्याग पत्र पेश कर सक देता है। जब कब पेश कर देता है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र? जब वार्षिक संघीय बजट, जो वार्षिक संघीय बजट है वो लोकसभा में पारित नहीं होता है, तब की बात है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वार्षिक संघीय बजट है, अगर वो पास नहीं होता लोकसभा द्वारा, तो क्या किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है।
ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो अगला मामला क्या है, इंदिरा साहनी वाला। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे। देखो, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो इंदिरा साहनी और बनाम किसका, भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? वो था सरकारी नौकरी में ओबीसी का आरक्षण, मतलब सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ये इससे संबंधित था। ठीक है, किससे था? जो सरकारी नौकरी में ओबीसी का आरक्षण। इंदिरा किसका? इंदिरा साहनी वाला इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाला, याद रखना। ओके। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम्म अगला 60 नंबर क्या बोल रहा, समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। 60 बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस राज्य, दो कथन दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि क्या है। तो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में उस कोई दंडिक कार्यवाही संशोधित नहीं की जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट बोल रहा है कि कोई राज्यपाल है, उस राज्यपाल के विरोध में उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा कोई दंडित कार्रवाई संस्कृत नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य के राज्यपाल, क्या किसी राज्य के राज्यपाल की परलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इसमें से क्या देखना है, इसमें सही पॉइंट देखना है कि कौन सा है। राइट, एक में वेतन वेतन भत्ते की बात कही है, एक में दंडित कार्रवाई की बात कही है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए बड़े ध्यान से। देखो, जब राज्यपाल कोई रहता है तो उसके मतलब ये दोनों पॉइंट में से कौन सही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि पहला पॉइंट भी सही होगा और दूसरा पॉइंट भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं लगा तो बिल्कुल सही बात है, और यहाँ भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें, देखो कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई राज्यपाल है, उसके विरुद्ध उसकी पदविधि के दौरान किसी न्यायालय को दंडित कार्रवाई संस्कृत नहीं की जा सकती है भाई। दंडित कार्रवाई कभी भी संस्थित हाँ संस्थित नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल की परलाविधि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान काम कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो वो भी, अगर कोई राज्यपाल है, अगर उसका एक बार वेतन भत्ता फिक्स हो गया तो उसका कम नहीं किया जाएगा बीच में भी। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात चलेंगे, 61। 61 क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। क्या बताना है, ये बताना है भैया कि ये चार राज्य दे रखे हैं, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय। एक बार पढ़िए, और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या बतानी है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। देखो, मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे ज्यादा अधिक है हिमाचल की, कितनी है, अप्रोक्स है 68, एंड इसकी भी 60 है। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 68 इज द राइट राइट आंसर। और सारे लोगों की क्या है, सारे लोगों की जो है वो है 60-60 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 62। 62 के बारे में देखने की कोशिश करिएगा कि उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उच्च न्यायालय जब परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आता है उच्च न्यायालय के, तो संवैधानिक अधिकार आते हैं। देखो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दो पॉइंट है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो परमादेश जारी किस किस के लिए किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय किस के लिए मतलब परमादेश जारी कर सकता है। ये दो पॉइंट सीखने वाले बिंदु हैं ये। ठीक है, तो उसमें दिया ऑप्शन ए में संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अधिकार। तो ये बताना है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या है। ठीक है, ये बताना है। तो सभी बच्चे कोशिश करें, तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उच्च न्यायालय के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार भी परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, सांविधिक अधिकार भी आते हैं और मौलिक अधिकार भी आते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अब कांग्रेस में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या क्या होता है, ये समझाने की कोशिश करें। तो जो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। देखो, जो उच्चतम है
इसे आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, और उच्च को 226 के तहत, ये दोनों के आर्टिकल है। मतलब इनके तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण रीट एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रीट जारी करने का अधिकार है। किंतु समझना, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें जारी कर सकता है। वहीं उच्च 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 न्यायालय मूल अधिकारियों के सहित विधिक अधिकारों की प्रवृत्त करने के लिए रीट जारी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब, जो उच्च न्यायालय है ओनली ये मूल अधिकारियों के लिए कर सकता है। किसके लिए? मूल अधिकार। याद रखना, उच्च न्यायालय को, वो सॉरी उच्चतम, माफी चाहूंगा, सॉरी सॉरी, मूल अधिकार आएंगे उच्चतम के अंतर्गत। मूल अधिकार किसके अंतर्गत आएंगे? उच्चतम के अंतर्गत, सॉरी, ओनली मूल अधिकार आएंगे उच्चतम के तहत, आर्टिकल 32, ठीक है। और ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आएंगे? सारे आ जाएंगे, संवैधानिक अधिकार आ जाएंगे, सांविधिक अधिकार आ जाएंगे, मौलिक अधिकार, मतलब सारी चीजें आ जाएंगी। तो समझ गए बाद में? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत ज्यादा चीजें आ जाती है परमादेश जारी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 63, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसी राज्य विधानसभा, सॉरी, किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? मतलब क्वेश्चन ये है, मतलब जब आपातकाल हो, राइट, इमरजेंसी हो, तो उस टाइम कौन बढ़ाता है? अगर किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाएगा तो कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा? तो बताइए। तो ये इसका आंसर है संसद, बिल्कुल संसद द्वारा है, एकदम करेक्ट आंसर। जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर। चलेंगे इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 64, 64 बोला, वित्त आयोग और एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग और योजना आयोग को, दोनों को विलय करने के लिए इसका प्रस्ताव किसने दिया है, ये बताना है। तो ये दिया था, ऑप्शन दे रखा है, डीडी बसु, भालचंद्र गोस्वामी, एमबी माथुर, या आशुतोष पांडे। तो जिसने भी सी ऑप्शन बताया, एमबी माथुर इज द राइट आंसर। क्या है? एमबी माथुर इज द राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राइट, चार पॉइंट दे रखे हैं, इससे पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, इसके बाद है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। इस देखो, बी ऑप्शन तो गलत है मेरे हिसाब से। इसके बाद है डी, एक पंचायत के भंग होने के 6 मंथ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 74वां संविधान के 74वां संशोधन के अधीन पंचायतों के मतलब नहीं आता ये नगर। जो 74वां संशोधन है ना, ये नगर पालिका में आ जाता है। किस में आ जाता है? नगर पालिका के अंतर्गत। तो याद रखना, मतलब ये पंचायतों के अंतर्गत नहीं आता, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा? पंचायतों से रिलेटेड पूछा। जो 74वां संशोधन था, वो क्या होता है? नगर पालिका से संबंधित है। हाँ, और जो पंचायतों से रिलेटेड जो भी अधिनियम जोड़े गए, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन। तो याद रखना, 73 किसके लिए है? पंचायतों के लिए, और 74 किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। याद रखना, ठीक है, आप तो नहीं भूलोगे। उसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति हाँ निर्हित नहीं है होगा, तो बताइए मतलब कितनी आयु होनी चाहिए नगर पालिका के सदस्य के चुनाव हेतु? तो ये पूछा है सीधे, तो वो है 21 वर्ष। जिसने भी बताया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने? 21 ईयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देखो पॉलिटी खत्म हो गई, पॉलिटी में बता दीजिएगा कितने सही हो गए, किस आप लोग सभी बच्चों के। अब क्वेश्चन आते हैं हम आगे हिस्ट्री के, शायद आई थे। जीविकोपार्जन, हाँ, जीविकोपार्जन हेतु वेद व्यांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु जो वेद व्यांग पढ़ाता था, उस अध्यापक को क्या कहते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको कहते थे उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसने भी सी ऑप्शन बताया एकदम। देखो, जीविकोपार्जन हेतु वेद व्यांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो वो उसे उपाध्याय कहते थे। अगला क्वेश्चन है 68, कोशिश समझने की कोशिश करिएगा।
हम्म 68 बोल रहा है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था बताइए? महापद्मन है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। 68 का क्या आंसर हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। किसके बाद आया था नंद वंश? तो वो आया था शिशुनाग के बाद। ठीक है, किसके बाद आया था? शिशुनाग वंश के बाद आया था। ठीक है, तो याद रखना। फिर इसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा अग्रसेन, इनका नाम दूसरा नाम क्या था? इन्हें अग्रसेन के नाम से भी बुलाया जाता था। किसके नाम से? अग्रसेन। ये भी याद रखना। ओके, अग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छात्रांग छत्रांक और आरोप परशुराम बोला भी गया। ठीक है, कहा गया। तो इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन, बस इतना ही याद रखना। महापद्मनंद के किसके पहले आया था, ये सारी चीजें। इसके बाद या किसके बाद है? विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा, जो विदेशी थे उन्हें भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर। बताओ, मनु ने विदेशियों को भारतीय समाज में कौन सा स्तर दिया था? क्षत्रियों का, या व्रात्य क्षत्रियों का, या वैश्यों का, या शूद्रों का? तो इसका आंसर है व्रात्य क्षत्रियों का। व्रत क्षत्रियों का। ठीक है, जिसने भी बनाया बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मनु के द्वारा जो दिया गया विदेशियों को, वो व्रत क्षत्रियों का। इसके बाद देखेंगे 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय उनके संबंध में। ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं थी। बहुत बढ़िया। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इनके दोनों पॉइंट सही है। बिल्कुल, जब शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण किस नरेश के मिले हैं? वो इस नरेश की क्या चीज थी? वो थी रजत मुद्राएं। और जो मुद्राएं थी, उनका तौल था वो 30 से 33 ग्रेन के समथिंग। हाँ, ठीक है, तो याद रखना दोनों पॉइंट सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। चलिए, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा? चीनी स्रोतों के अनुसार क्या बोला? चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? मतलब क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन। उन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त के पास भेजा था उन्होंने। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। तो भाई भारत के इतिहास में जो ये घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में करना है, इनका क्रम लगाना है। ठीक है, तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, पहला पॉइंट। मेघवर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। हाँ, परांतक फर्स्ट के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो ये 4 पॉइंट दिए कि जो राजा भोज थे उनके अधीन प्रतिहारों का उदय। महेंद्र वर्मन थे, मेघवर्मन नहीं, सॉरी, महेंद्र वर्मन। मेघवर्मन तो श्रीलंका के थे। तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे, उनके अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। सभी बच्चे क्रम लगाने की कोशिश करें। लगाइए। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले तो ये हो जाएगा म- महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव की स्थापना। फिर इसको बाद हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ठीक है, तो दूसरा चौथा। ठीक है, फिर उसके बाद राजा भोज प्रतिहारों का उदय। ठीक है, सी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव पल्लव सत्ता की स्थापना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर पाल वंश की स्थापना हुई थी। तो पल्लव, पाल, प्रतिहार, फिर चोल आए थे।
मतलब परंतक द्वारा द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ठीक है, तो जिसका आंसर है सी ऑप्शन, याद रखना। ऐसे याद रख सकते हैं आप यार, पल्लव, पाल, प्रतिहार और चोल। रखोगे कि नहीं याद? ऐसे क्रम से याद रख लो बस। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? 73। 73 कह रहा भाई कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मतलब वो कौन सा मुगल शासक था, राइट? मतलब इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जिसने क्या किया था कि एक तरफ संस्कृत लिखी थी, राइट, ऐसे चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या अकबर? बताइए इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर बताने की कोशिश करें, सभी बच्चे। बिल्कुल। हाँ, बताइए। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो इसका आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महमूद गजनवी। इन्होंने एक सिक्का मतलब जो चांदी के सिक्के बनाए थे, तो एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत में लिखा था। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में, किसमें? अरबी और संस्कृत। ये मुगल शासक थे, याद रखिएगा। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई लोगों। 74 क्वेश्चन क्या बोलेगा? इल्तुतमिश, क्या इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो भाई इल्तुतमिश ने जो अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त नियुक्त किया था और किसे हरा के? तो भैया इल्तुतमिश ने बिहार में, ठीक है, किसे सूबेदार नियुक्त किया था? तो देखो, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में, हाँ, तेलिया गढ़ी के समीप, और जो ऐबाज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था भाई लोगों? तो ऐबाज जो ऑप्शन ए में दिया ना, इनको किया था पराजित उन्होंने। इनको पराजित करके मलिक जानी को उन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलें इसके बाद, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिसने मलिक जानी बताया, एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे 75। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? मतलब कौन से मध्यकालीन शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताने की कोशिश करो सभी बच्चे थोड़ा सा। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बताया ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, एकदम करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। मुगल सम्राट जिसने मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? भाई ये बताइए। देखो, आपको पता है कि तंबाकू जो लाई गई थी वो 1606 में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी तंबाकू इंडिया में, राइट? तो उन्होंने फिर 1616 में उस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो ये बताइए कि कौन सा शासक है जिसने तंबाकू मतलब पर बैन लगाया था, एक तरीके से बताने का कोशिश करिएगा। तो कौन थे वो, जल्दी बताइए। क्योंकि यहाँ पर वो 1605 के समथिंग, 6-5 के समथिंग आई थी। तो यहाँ पर बहुत लोग आदी हो गए थे उस चीज के, है ना? तो उस पर, तो उस टाइम कौन थे भाई भारत में मुगल शासक, कौन था उस टाइम? राइट, तो ये सारी चीजें कि नुकसान ना करे, तो 1916 1917 में लगा दिया था निषेध, वो थे जहांगीर। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, जहांगीर थे। इसके बाद डेट इनकी फिक्स अगर समझी जाए तो 1605 में आई थी और 1617 में आई थी, जहांगीर ने इस पर बैन लगाया था। 77 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ पुस्तकें हैं, लेखक हैं, थोड़ी सी पुस्तकें हैं, मतलब पुस्तकें हैं और लेखक हैं, उनको मिलान करना। तो आलमगीर नामा किसने लिखी है? तबकाते अकबरी किसने लिखी है? चहार चमन किसने लिखी है? इकबाल नामा जहांगीरी, ये किसने लिखी है? सारी पुस्तकें हैं, इनका नाम। तो भाई जो आलमगीर नामा है, वो किसने लिखी? वो लिखी है भाई मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, किसने लिखी? आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद। अब तबकाते अकबरी, तो तबकाते अकबरी, तो वो है निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी है निजामुद्दीन अहमद। और चहार चमन हो गए चंद्रभान। और उसके बाद इकबाल नामा जहांगीरी, वो लिखी है मौत मद खां, मौत मद खां। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने बना दिए हैं, अब आप इसमें से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब टिक कर लीजिएगा। जो चीज लगे करे ये हार्ड है, तो उसको रोक के थोड़ा याद किया करो पहले।
कि भाई याद हो जाए तभी आगे बढ़ेंगे, है ना? तो याद करने की कोशिश। इसके बाद 78 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित, या फिर लिख लिया करो कॉपी में, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? भाई जो गुरु सिख थे उनके द्वारा मृत्यु दंड किन कौन कौन से मतलब अ, सिख गुरुओं को दिया गया था, जो कि मुगल शासक थे उनके द्वारा। तो भाई किन किन को मृत्यु दंड दिया था? तो वो तो पहले तो थे अर्जुन देव, जो कौन से गुरु थे? ये पांचवें गुरु थे। ठीक है, ये, हाँ, ये पांचवें गुरु थे सिखों के। और दूसरे कौन थे? वो थे गुरु तेग बहादुर, ये सातवें गुरु थे। नवे थे, नहीं, ये तेग बहादुर नवे गुरु थे, ये नवे गुरु थे। इन, ठीक है, नवे थे। इन दोनों को क्या हुआ था कि मुगल शासकों द्वारा फांसी मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया था, वो मृत्यु दंड दिया गया था, सॉरी। अब गुरु अर्जुन देव को क्यों दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव ने जो तत्कालीन उस टाइम शासक था जहांगीर, उसका बेटे ने, जो उसका बेटा था, देखो जहांगीर का जो बेटा था उसका नाम था शाहजादा, शहजादा था। उसने अपने ही पिता के विरुद्ध में क्या किया था? हाँ, अपने ही पिता का विरोध किया था। उसका पिता था जहांगीर, साहिबजादा था, इसका पिता था जहांगीर, उसका विरोध किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने इसकी सहायता की थी। इसलिए जहांगीर ने इन्हें क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई थी। और गुरु तेग बहादुर को तो भाई विरासत में ही मिली थी, उन्हें औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। तो इन्हें गुरु अर्जुन देव को किसने दिया था? एक बार याद करने की कोशिश करिएगा। गुरु अर्जुन देव थे, मैं याद कराने की कोशिश पूरी करूंगा। गुरु अर्जुन देव थे, जो सिखों के पांचवें गुरु थे, इन्हें जो मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुरु तेग बहादुर जो हैं, ठीक है, उन्हें मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। के याद रखिएगा। ओके, अब बाकी अगला क्वेश्चन पे, तो इसका जो आंसर होगा, जिसने भी बताया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 79। उसने कहा कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो भैया इनको याद करना, तो देखो इसका ऐसे याद रख सकते हैं, जहां वहां फरूक, ऐसे। तो देखो जहां, वहां और फरूक, फिर मोहम्मद अहमद, तो फिर चौथे पे आ जाएगा। तो मुझे ऐसे याद है, तो आप याद कर सकते हैं इनको शॉर्ट वे में, तो आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो जहां वहां फरूक, मतलब जहां दूसरा तीसरा पहला, दूसरा, नहीं, वहां जहां, सॉरी सॉरी, तीसरा दूसरा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वहां जहां फरूक, मोहम्मद अहमद, तो इस तरीके से आप याद करिएगा, तो याद हो जाएंगे। तो इसका जो क्रम है, जो पहला हो जाए, तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। कुछ शॉर्ट भी हैं, तो आप उनसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इनका क्रम है। पहले बहादुर शाह थे, फिर जहांदार शाह थे, फिर फर्रुखशहर थे, उसके बाद सबसे अंतिम में मोहम्मद शाह। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये अंतिम में। और ये सबसे पहले फर्स्ट, ये सेकंड पे थे, और ये थर्ड पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन। भाई निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? बताइए। कमरुद्दीन खां थे, मोहम्मद आमीन खां थे, असद खां थे, या चिनकलीस खां थे? तो भाई हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो वो थे चिनकलीस खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि सीपीयू कैच मेमोरी जो होती है, उसके लिए असत पॉइंट कौन सा है? तो उसके लिए असत पॉइंट है, तो बताइए कौन सा होगा उसके लिए असत पॉइंट? आंसर देने की कोशिश करें। सीपीयू कैच मेमोरी जो होती है, तो उसके लिए असत पॉइंट बताना है। बिल्कुल, तो उसके लिए देखो, मुख्य मेमोरी से छोटी, ज्यादा ये तो सही है। का प्रयोग का प्रयोग मेमोरी के अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित करता है, ये भी सही है। सिर्फ सीपीयू कैच से प्रोफेसर द्वारा संचालित रीड राइट मुख्य क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है, नहीं, ये गलत है। और इसके बाद डी भी सही। तो सी ऑप्शन जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। अगर देखो पढ़ लो एक बार सीपीयू कैच मेमोरी के बारे में कि क्या है। देखो मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज्यादा तेज मेमोरी, हाँ ये सही बात है। दूसरी बात, सीपीयू कैच का प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित
रखने में करते हैं, हाँ भाई करते हैं। उसके बाद सीपीयू कैच से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता, नहीं किया जाता भाई, पहले किया जाता, ठीक है। इसके बाद सीपीयू कैच का प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाला समय को घटाने, भाई समय को घटाता है क्योंकि कैच मेमोरी है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 82। 82 बोल रहा भाई, बाबर की लड़ाई के बाद बाबर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई वो सॉरी बक्सर की, सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। बक्सर की लड़ाई के बाद सबको पता है भाई इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ था? इलाहाबाद संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए तुरंत लगा दो। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? वो हुए हैं इलाहाबाद की संधि। इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? भाई सहायक संधि जो स्वीकार की थी वो पहला कौन शासक था? वो था अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, अवध के नवाब थे जिन्होंने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी इन चार ऑप्शनों में से। मैं बात कर रहा हूँ इन चार ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहना है कि सर। हाँ बिल्कुल। इसके बाद राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय ने पहली जो संस्था थी उनकी, वो थी आत्मीय समाज। कौन थी? आत्मीय सभा। ठीक है, कौन सी थी? कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके। इसके बाद वह बंगाली नेता वह बंगाली नेता जिसने सार्वजनिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो वो कौन से नेता हैं? इनमें से राधाकांत देव थे, नमई साधन बोस थे, या हेमचंद बिस्वास थे, या हेमचंद डे थे। तो भाई बंगाली नेता है, ठीक है। और उसके बाद जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का तो विरोध किया, जो सामाजिक धार्मिक किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव, याद रखना। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दार उल उलूम, क्या दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? मौलाना सिल्वी नुमानी ने, ठीक है, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली ने, या मौलाना अहमद रिजा खान ने। तो ये की थी दार उल उल उलाम उलूम, दार उल उलूम। इसकी जो स्थापना की थी भाई लोगों, वो की थी मौलाना सिबली ने, मौलाना सिबली नुमानी ने, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। 87। 87 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? वो थे लालजी एनिमेशन मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई सबको पता होगा, नहीं पता तो ये तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, इतना सिंपल है ना। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है कानपुर, सॉरी, मुजफ्फर मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, नालनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो अभी मैंने जस्ट आंसर पहले ही बोल दिया था, वो किए गए थे कानपुर षड्यंत्र कांड के लिए। ठीक है, कौन कौन थे? मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, ठीक है, उसके बाद नालनी गुप्ता। ये सारे किस षड्यंत्र के रिगार्डिंग इन्हें कैद किया गया था? तो ये कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे। नालनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस ए डांगे और मुजफ्फर अहमद। ठीक है, याद रखना इन चारों लोगों के नाम। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमने 88 क्वेश्चन किए थे, 50 राइट, इतना कंप्लीट कर लिए 88 तक। अब हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ, और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज और सुन लो भाई साहब, सब्सक्राइब करके ही जाओ, क्योंकि आपको रेगुलर बेस पे बीपीएससी का पेपर देना है, और बीपीएससी में आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम रेगुलर बेस पे आपको बीपीएससी की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो प्लीज कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर देते तो थोड़ा और अच्छा लगता है, इससे मैं और अच्छी कोशिश करूंगा। और जो भी प्रॉब्लम हो, गलतियां हो मुझसे, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उनको इम्प्रूव करूंगा, अगली बार से वो गलतियां भी ना हो, है कि नहीं। तो इतना चलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।